हेलो गाइस, वेलकम टू डून इंडियन डिफेंस एकेडमी। और मैं विशाल आपके समक्ष लेकर आया हूं बच्चों एनडीए के एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद जय भारत। आज की क्लासेस शुरू करने से पहले बच्चों उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। और इन केस हमारे ये इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन को देख करके आपको लगता है कि यू आर स्कोरिंग वेल, कट ऑफ अगर आपकी आ रही है, आप यू आर क्रॉसिंग योर कट ऑफ, तो मेक श्योर फ्रॉम 18 अप्रैल वी आर स्टार्टिंग आर एसएसबी क्लासेस। तो आप उसे डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों की इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं, पेरेंट्स की कॉल आनी शुरू हो गई हैं। बहुत फ्रूटफुल है बिकॉज इन एसएसबी क्लासेस के बिना आप वहां पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप हमें कॉल करके किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करिए और तुरंत ज्वाइन करिए सो दैट आपके पास इनफ टाइम हो अपने आप को प्रिपेयर करने का। चलिए एनडीए की क्लासेस से हम शुरू करते हैं। रिलेटेड टू आज हम बात करते हैं, देखिए यहां पे सबसे पहले हमने लिख दिया है एसएसबी बिगिंस फ्रॉम 18 अप्रैल। तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराइए और इसका फायदा उठाएं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों पेपर की। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है जीएस में। अर्थशास्त्र है बच्चों, ये लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। तो कौटिल्य ने जो ये अर्थशास्त्र लिखी थी इसमें स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था कि राज्य के 7 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दैट्स व्हाई उन दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमने क्या रखा है, स्टेट क्राफ्ट को लेकर के, राज्य को लेकर के उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए थे जिसमें राजा, कोष, अमात्य, मित्र एंड सो ऑन। ठीक है, अगला प्रश्न है चरक संहिता। तो ध्यान रखेंगे जो चरक संहिता है, ये चरक संहिता एक इंपॉर्टेंट किताब मेडिसिन के ऊपर लिखी गई थी 3rd to 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। तो आप ध्यान रखेंगे भगवान बुद्ध को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताए गए हैं। द 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स रिलेटेड टू भगवान बुद्ध। तो जब उन्होंने सबसे पहला प्रवचन दिया था धर्म चक्र परिवर्तन, तो ध्यान रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन, तो जो व्हील है वो एक इंपॉर्टेंट आपका सिंबल माना गया था। और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसको बोधि वृक्षल कहते हैं, तो पेड़ उनका एक सिंबल माना गया था। और स्तूपा जहां पर उनके जीवन से संबंधित संग्रहित चीजों को रखा गया था। अब लेकिन यहां प्रश्न उन्होंने पूछा गया था, यह पूछा गया था कि भगवान बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में जो पूजा जाता है, इससे पहले सिंबल क्या हुआ करते थे। तो इससे पहले बच्चों ये 3 सिंबल हुआ करते थे, व्हील, ट्री एंड सूपा। ये 3 सिंबल हुआ करते थे भगवान बुद्ध से संबंधित, जिनसे उनकी पहचान हुआ करती थी, जिनको पूजा जाता था या आप डाइटी के फॉर्म पर इनको मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे भारत में जो संसद की सरकार है, यानी कि अगर हम देखें भारत का संविधान में हमारे बोरोड फीचर्स हैं। बोरोड फीचर्स में आपने पढ़ा था, हमने अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीजों को लिया है। करीब 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमने अपने संविधान को स्थापित किया था। और जो चीजें हमने बोरो करी थी तो उसमें से संसद का जो सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया था। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हमने करा है ब्रावो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सबसे कम, ध्यान रखेंगे सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये 1964 से 66, आपको पता होगा कि तशकंद में इनकी अकस्मात संदिग्ध हालतों में मृत्यु हो गई थी। चौधरी चरण सिंह जो है बच्चों, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। चंद्रशेखर का भी कम है लेकिन इनका करीब करीब 7 महीने का है और इनका करीब करीब 6 महीने का है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर के बीच में कई बच्चों ने जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि इन दोनों में वो कंफ्यूज थे, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो एचडी देवगौड़ा और लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल इन दोनों से ज्यादा रहा है। सबसे कम कार्यकाल दिए गए विकल्पों में से केवल चौधरी चरण सिंह जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एपेक्स कोर्ट को लेकर के। एपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 3 न्याय क्षेत्र अधिकार। हालांकि इसके क्षेत्र अधिकार और भी हैं जिसमें एडवाइजरी भी है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र अधिकार उसमें दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था प्रारंभिक, जब ऐसे केस जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हो। ठीक है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस को हैंडल करती हो, जो ओरिजिनल है यानी कि जो डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हो, वो 3 केस बताए थे। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में मैंने आपको बताया था जब हाई कोर्ट के केसेस को हैंडल करती है सुप्रीम कोर्ट, और जब वो राष्ट्रपति को सलाह देती है आर्टिकल 143 में, तो वो एडवाइजरी होता है। लेकिन जो कॉलेजिएट ज्यूरिसडिक्शन है, कॉलिजन सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं है, कॉलेजिएट ज्यूरिसडिक्शन इसमें नहीं आता। तो दैट्स व्हाई दिए गए विकल्पों में से हमने सही उत्तर क्या रखा है, चार्ली। अगला क्वेश्चन है आईएमडी। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, ओके,
अब उन्होंने देखो वर्ड दिया क्लाउड बर्स्ट। मुझे बताओ कि बादल फटना, बादल फटना का मतलब आपको मैंने समझाया था कि जब 2 दिन की बारिश मानो 2 घंटे में हो गई, बहुत हैवी डाउनपोर हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना, और ये कब होता है, बारिशों के दिनों में। तो जब बारिशें होती हैं तो उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी सिचुएशन नेचुरली बनती है कि सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस हो जाता है और बहुत ज्यादा पानी बहुत कम समय पे लिमिटेड एरिया में जब पोर अप हो जाता है तो उसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और जब पानी नीचे आता है तो पहाड़ों से वो पानी वॉल्यूम में जब नीचे आएगा तो अपने रास्ते में सारी चीजों को, मड, वनस्पति, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर सबको बहाता हुआ लेकर नीचे की तरफ जाता है और आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए ये चर्चा में रहता है। तो क्लाउड बर्स्ट को लेकर के क्या उन्होंने पूछा है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, हैवी प्रेसिपिटेशन, यानी कि बहुत हैवी रेनफॉल बहुत कम टाइम पीरियड में एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत। तो डेफिनेशन बिल्कुल सही हुई। दूसरा कह रहा है कि ये मॉनसून में होती है। बिल्कुल बेटा, भारत एक मॉनसून टाइप ऑफ कंट्री है जहां पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है। भारत में जो वर्षा होती है वो केवल जून और सितंबर के बीच में, जो आपका वर्षा का सीजन, रेनी सीजन माना जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून में ही भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है और उसी समय हमें क्लाउड बर्स्ट जैसे शब्द सुनने को या देखने को मिलते हैं। और जब भी क्लाउड बर्स्ट आता है तो जैसा मैंने बोला, क्लाउड बर्स्ट अपने संग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर, सारा मिट्टी मलबा लेकर के नीचे की तरफ जाता है तो फ्लैश फ्लड ट्रिगर करेगा, बिल्कुल सही। और लैंडस्लाइड्स होंगे, ये भी सही। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा भी था कि एक जगह जो है ग्लेशियर की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और नदी का पानी काफी तेजी से नीचे आ रहा था। तो जो फ्लैश फ्लड है वो आपके ग्लेशियर की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट होगा तभी लैंडस्लाइड हो, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड होना संभव है। ओके, अगला अच्छा, आपको यह पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हमने करेक्ट आंसर क्या दिया है, चार्ली। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्वेश्चन कह रहा है रिलेटेड टू अर्थ। देखें, ध्यान रखेंगे, जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पृथ्वी को कंप्लीट स्फीयर नहीं कहा। उसका कारण यह है, पृथ्वी अपने अक्ष पर इतनी तेजी से रोटेट करती है, स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके इक्वेटर वाला जो भाग है, जो सेंटर वाला भाग है, वो थोड़ा बल्ज है। ठीक है, सेंटर वाला भाग बल्ज हो रखा है और बल्ज होने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो पोलर डायमीटर है वो कम है। तो पोलर डायमीटर इज लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर। ओके, तो इसीलिए हमारा जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, थोड़ा ऑब्लेट स्फेरॉइड है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पोलर डायमीटर ज्यादा है, ये खंडन कर दिया। पोलर डायमीटर क्या है, कम है, क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ से क्या है, बल्ज हो रखा, तो इक्वेटर वाला डायमीटर भी ज्यादा होगा बच्चों। तीसरा कह रहा है बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये जो बल्जिंग आई है, मैंने आपको बताया, ये रेवोल्यूशन की वजह से नहीं बच्चों, रोटेशन की वजह से आती है। तो इसीलिए इस शब्द ने थर्ड स्टेटमेंट को गलत कर दिया और पोलर डायमीटर में मोर शब्द ने इस सेकंड स्टेटमेंट को भी गलत कर दिया। तो इसलिए दिए गए विकल्पों में से हमने सही उत्तर दिया है अल्फा। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। उन्होंने बोला है कि अगर मानो आप कहीं पर कुछ न्यूज सुन रहे हैं और आप अगर उस पर्टिकुलर जगह को लोकेट करना चाहते हैं, तो लोकेशन के लिए मैंने आपको बताया था आपको केवल 2 चीजें चाहिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से उस पर्टिकुलर जगह की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाती है। तो दैट्स वाई दिए गए विकल्पों में से हमने उत्तर भी क्या दिया है बच्चों, चार्ली। ओके, मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड है उनको ईस्ट और वेस्ट से डिनोट करते हैं, लैटिट्यूड को नॉर्थ और साउथ से। तो अगर नॉर्थ है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, साउथ है तो दक्षिणी गोलार्ध में है, ईस्ट है तो लंदन के ईस्ट साइड में है, वेस्ट है तो जीएमटी के वेस्ट साइड में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीपीएस। तो ध्यान रखना, जो जीपीएस है अब उनको लेकर के उन्होंने गलत पूछा। पहली चीज, मानो अगर आपको सारी चीजें नहीं भी पता, पहली स्टेटमेंट देख करके तो आपको पता चल जाएगा कि ये सैटेलाइट्स के द्वारा ही जो है यूटिलाइज होता है, जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का एक नेटवर्क है उस पर बेस्ड है। ये स्टेटमेंट आपको हर बच्चे को कॉमन पता चल जाएगी। लेकिन अगर इसकी चौथी स्टेटमेंट पर देखो, क्या जीपीएस सिस्टम केवल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूटिलाइज की गई है? नहीं, सिविल ऑपरेशंस के लिए या सिविलियंस के लिए भी यूज की जाती है, सामाजिक उसके लिए भी यूज की जाती है। तो दैट्स वाई यही इसका उत्तर है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा गलत है, तो हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों। क्वेश्चन इज
अभी करंट अफेयर्स को लेकर है कि अभी रिसेंटली आपने सुना था कि ये जो उत्तराखंड है, जो जूको वैली है, और आपके ये नागालैंड में और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में, तो ये सब इस समय खबरों में क्यों थे? तो उसका केवल एक कारण था। आप जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत जल्दी तेजी से बढ़ने लग गया है इस साल 2022 में, और जंगलों में आग जो है इन पर्टिकुलर एरिया में लगी हुई थी, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ही ये सारे पर्टिकुलर क्षेत्र इस समय न्यूज में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि कितने यूनियन टेरिटरीज। अब मुझे बच्चों बताओ, देखो 25 राज्यों में जो है 2000 में सबसे पहले 3 राज्य बने थे। 25 राज्य थे मानो, 25 में फिर 3 जुड़े, कौन से? 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर 2014 में जुड़ा एक राज्य तेलंगाना। तो टोटल राज्य हो गए थे कितने? 29। लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो राज्य कितने हो गए? 28। तो ये तो कंफर्म है, राज्य कितने हो गए? 28। और एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 28 राज्य दिए गए हैं। फिर 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे? क्योंकि भले ही 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी कम भी तो हो गई, दादर नागर हवेली, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। तो इसी वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा। ओके, नेक्स्ट है स्नो, स्लीट एंड हेल। तो ध्यान रखना, जो बर्फ ऊपर से गिरती है, जो ऊपर से ओले गिरते हैं, या पानी की बूंदों के साथ जो बर्फ के पीसेस ऊपर से गिरते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ये सब किस में आता है? पीपीटी में आता है। कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं, फॉग आप कह सकते हो कंडेंसेशन का फॉर्म है। ठीक है, लेकिन स्नो, स्लीट और हेल ये सब किसका फॉर्म है? ये सब प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। ट्रांसपिरेशन आपने देखा होगा कि पत्तियों का एक्स्ट्रा पानी जब वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, ओके, तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कॉमन टर्म है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मानो कोई रेगिस्तान है, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट है, तो मुझे बताओ अगर रेगिस्तान है तो वहां पर जो वेदरिंग है वो किस प्रकार की होगी? आप सब समझते हैं कि गर्म जो एरिया है, जो डेजर्ट रेगिस्तान वाले एरिया है, वहां पर दिन और रात के बीच का तापमान कैसा होता है? मैक्सिमम होगा। इसको कहते हैं डाययूर्नल टेम्परेचर। तो अगर वहां पर डाययूर्नल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वहां पर वेदरिंग होगी तो वो कैसी होगी? मैकेनिकल होगी, बिकॉज ऊपर की सतह गर्म हो जाएगी, एक्सपेंड करेगी, और रात को उल्टा हो जाएगा तो टेंशनल फोर्स क्रिएट होगी। टेंशनल फोर्स क्रिएट होगी तो वो टेंशनल फोर्स दरारें पैदा कर देंगी। तो ये दरारें जो पैदा हुई और वो टूटना जो हुआ, जो वेदरिंग हुई, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो किस वजह से हुआ? मैकेनिकल हुआ। तो इसी वजह से इसका उत्तर क्या है बच्चों? मैकेनिकल। केमिकल का मतलब होता है हवा या पानी के मिनरल के साथ रिएक्शन के द्वारा। बायोलॉजिकल में वनस्पति, मानव और जानवर आ जाते हैं। लीचिंग सॉइल की प्रक्रिया है। तो आपके विकल्प ही ऐसे दे रखे हैं कि आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अगला है, आपसे पूछा गया है कि सब मेगा सिटी, तो करीब 10 लाख की पॉपुलेशन पर पहुंचने वाला सबसे पहला शहर पूछा गया था, तो इट वाज न्यूयॉर्क। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेगा सिटी में। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, अच्छा देखिए यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, फिर भी इसका उत्तर हमने अल्फा दिया है, पर मैं आपको पहले समझा देता हूं। भारत में रिजिड, स्टेबल, एलिवेटेड लैंड्स, लेकिन डिन्यूडेड रॉक्स। डिन्यूडेड का मतलब क्या होता है? वेदर्ड, टूटे हुआ, मेटामॉर्फाइज्ड हुआ, एंड सीरीज ऑफ स्कार्प्स आर द फीचर्स ऑफ। तो वैसे तो आप ज्यादातर किताबों में इसका नॉर्दर्न माउंटेन्स पाए जाएंगे, बट कहीं ना कहीं मैं इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू को रखूंगा, बिकॉज जो एलिवेटेड लैंड्स होते हैं और जो स्टेबल लैंड्स होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पठार है वो एलिवेटेड भी होता है और स्टेबल भी होता है, ठीक है, बट स्टिल बुक्स काफी सारी किताबों में नॉर्दर्न माउंटेन्स दिया हुआ, तो इसलिए हमने भी इसका सही उत्तर क्या दिया बच्चों? अल्फा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अगर मानो आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर आपको पेड़ मिल रहे हैं खैर के, नीम के, खेजरी, पलास, तो मुझे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये वनस्पति तो ऐसी है जिनको पानी कम चाहिए। और पानी कम चाहिए तो मुझे बताओ, मलाबार कोस्ट तो केरला वाला हो गया, यहां तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। गारो खासी जो है ये मेघालय वाला एरिया हो गया, चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश होती है। सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, यहां पर भी बारिश काफी ज्यादा है, ये भी ट्रॉपिकल आपका फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डिसिडियस। लेकिन जो डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तान, यहां पर बारिश कम होती है और ऐसे ही क्षेत्र में आपको खैर, नीम जैसी वनस्पति मिलती है, इसीलिए इसका आंसर है
डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से दे रही है। उन्होंने इस बार ये नहीं पूछा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की रेनफॉल कितनी है, सॉइल कौन सी है, उन्होंने वनस्पति को लेकर के क्वेश्चन मोल्ड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपको सब पता चल रहा है कि कैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल। देखो अगर हम कहें अर्थ की, पृथ्वी एक बॉल ऑफ फायर थी, आग का गोला थी, पृथ्वी ठंडी हुई तो चट्टानें बनी, इग्नियस रॉक्स बनी। तो क्या जब ये चट्टानें बनी थी तब से लेकर अब तक ये ऐसे ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया? तो ये उत्तर बिल्कुल गलत होगा। तब से लेकर अब तक इसमें बदलाव आ चुका है। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मेटामॉर्फिज्म लगातार होता रहता है। वेदर का प्रभाव, क्लाइमेट का प्रभाव, नेचर का प्रभाव लगातार जारी रहता है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरा कह रहा है कि रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से होता है? वेदरिंग की वजह से, यानी कि डिसइंटीग्रेशन, टूटना, इरोजन, वहां से रिमूवल हो जाएगा। मेटामॉर्फिक एक्शन, मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरण, यानी कि प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से उसमें टेक्सचर में, कंपोजिशन में जब बदलाव आएगा तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते चले जाएंगे। और मेटा का मतलब ये होता है चेंज, मेटा माने चेंज। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर हो गया चार्ली। अगला है वेदरिंग मास वेस्टिंग। तो यहां पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा। मास वेस्टिंग का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो ऊपर से चीजें नीचे गिरेंगी। भाई अगर मानो कहीं पर लूजली पैक्ड सॉइल है तो वो सॉइल नीचे आएगी, कई पत्थर वगैरह वो नीचे आएंगे। तो ये सब क्यों होंगे? वेदरिंग की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, इरोजन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये सब किसके फैक्टर हैं? डिन्यूडेशन के फैक्टर है। भाई देखो जो यहां पर वर्ड दिया एंडोजेनिक, तो एंडोजेनिक का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहे हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसमें आपका क्या क्या आ जाते हैं? टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा या मैग्मा के द्वारा। फिर डायस्ट्रॉफिज्म में टेक्टोनिज्म आता है, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो उथल पुथल हुआ है, अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस हुआ है। माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनिक होता है। कैसा होता है बच्चों? ओरोजेनिक होता है। माउंटेन का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो है कैसा, एक कन्वर्जेंट फोर्स अगर लग रही हो। तो यहां पर ये वेदरिंग, मास वेस्टिंग दिए गए जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ये डिनुडेशन के फीचर माने जाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर है अल्फा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा गया है मोरेन, एस्कर और आउटवॉश। तो ये टोपोग्राफी को लेकर है। तो मुझे बताओ, अगर आप मोरेन वर्ड सुनते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ग्लेशियर्स जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पीछे जो अपने संग वो डेब्रीज और मलबा ला करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसी को मोरेन कहा जाता है। तो ये मोरेन और ये एस्कर्स, ग्लेशियर के नीचे बहने वाला पानी अपने संग जो पत्थरों को ला करके किनारों में जमा कर देता है, उसको एस्कर्स कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर इनमें से कहां आपको मिलेंगे? लद्दाख एरिया में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चों? डेल्टा। अगला क्वेश्चन पूछा है पंडित बिरजू महाराज। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। ही बिलोंग टू लखनऊ घराना, बिलोंग टू लखनऊ घराना, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको एक सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा, आपको जो है ये शिक्षा मिल रही है कि रेगुलर न्यूज अपडेट आपको करनी बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस। तो ध्यान रखना, जो ब्रह्मोस जो है मिसाइल, भारत जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो इसमें भारत की जो डील हुई है वो फिलीपींस से हुई है बच्चों। फिलीपींस ने डिमांड करी है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे आपने देखा कि अभी चुनाव के प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी जब पंजाब जा रहे थे तो वहां पर उनके कॉन्वॉय को रास्ते में जो है रोक लिया गया था, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो उनके कॉन्वॉय को रोके जाने के चक्कर में एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, बहुत न्यूज़ में भी रहा है, तो वो थे आपके ये रिटायर्ड जज रह चुके हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है, और मैंने आपको ये पॉलिटी में बताया भी था, जनरली किसी भी इंक्वायरी कमेटी के मेंबर या चेयरमैन इन्हीं रिटायर्ड जज को बना दिया जाता है। ओके, चलिए ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए बच्चों, आपको मैं फिर बता रहा हूं, हमारी एसएसबी की क्लासेस अप्रैल 18 से स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट आज काफी सारे रजिस्ट्रेशंस हुए भी हैं। मेक श्योर आप जो है पहले बैचेस में ज्वाइन करें, ज्यादा आपको टाइम मिलेगा। आप जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है टाइम लूज होता चला जाएगा, बिकॉज
विद इन 40 डेज आपका एनडीए का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हार्डली आपको 1 महीना मिलता है एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। सो डोंट वेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एसएसबी। अगर आपको लगता है कि आपने स्कोर चेक करके आपका कट ऑफ आ रहा है तो तुरंत हमारी इन एसएसबी क्लासेस को ज्वाइन करें। वेरी ऑथेंटिकेट, वेरी फ्रूटफुल। आप बच्चों से बात करके आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से यहां पर आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एसएसबी को लेकर के हमारे जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, जितने भी हमारे एसएसबी बोर्ड से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो आपको आपका मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर के कैसे ग्रूम करते हैं, आपकी ग्रूमिंग किस तरह से होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों ये आपका करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चन है। अगर आपने क्रिकेट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ही रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने आखिरी बॉल पर जो विकेट ली और विकेट लेने के बाद इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन था। अगला है चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, ये जीके को लेकर क्वेश्चन है। तो इसरो के चेयरमैन है हमारे एस सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, देखो आपके सीडीएस के पेपर में भी फॉरेस्ट को लेकर क्वेश्चन आया था, वहां पर लेकिन परसेंटेज वाइज पूछा गया था और मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाइज मिजोरम है, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो उसमें आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश एंड देन ओडिशा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया है गुड्स एंड सर्विसेज। आपने देखा होगा जीएसटी की काउंसिल होती रहती है और उस काउंसिल की जो बैठक होती है, उस काउंसिल की जो मीटिंग होती है, उसके जो हेड हैं, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये आपका जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन जीके का है, कौन सा करंट अफेयर का है। ठीक है, तो आपको जब जनरल नॉलेज के बारे में आपको प्रिपेयर करना होगा तो पास्ट ईयर पेपर से ही आपको आइडिया लगता है। अदरवाइज बच्चे पूछते हैं सर जीके के स्टैटिक जीके आती है, स्टैटिक जीके क्या होती है? तो पास्ट ईयर देखो, पास्ट ईयर से आपको रियलाइजेशन होगा कि जीके के क्वेश्चन कौन से टॉपिक को लेकर यूपीएससी दे रही है, तो हमें उन चीजों पर फोकस करना होगा। जैसे इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछ लिया, हो सकता है अगली बार डीआरडीओ के बारे में पूछ लिया जाए, है ना? तो इस तरह से हो सकता है कि आपको बीएसएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी से जुड़ी हुई या आईएमएफ या रेजिमेंट से संबंधित उनके मोटो पूछ लें, ये सब आपकी स्टैटिक जीके है। अगला क्वेश्चन है आईयूसीएन। तो आपको मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन लिखवाई थी आईयूसीएन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको संस्थाओं के नाम लिखवाए थे और ध्यान रखेंगे आईयूसीएन के द्वारा अभी सैंडलवुड को लेकर के ही जो कैटेगराइजेशन किया गया था, किसको लेकर के? इंडेंजर्ड, लुप्त होने के कगार पे है, तो ये कैटेगरी इंडेंजर्ड कैटेगरी आईयूसीएन के द्वारा घोषित की गई थी। हालांकि ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अब ऐसा इसलिए किया गया, अगर आपने करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ी हो तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बच्चे थे, उन दोनों के बलिदान देने की वजह से, उन दोनों का उन्होंने बलिदान दे दिया था 26 दिसंबर को ही, इसी वजह से हमारी सरकार के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका ऑन 14 जनवरी मिनिस्ट्री, ध्यान रखेंगे सूर्य नमस्कार को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये प्रोग्राम किसके अंडर में चल रहा है? मैंने आपको बताए थे कि जब आप योजना करोगे, और मैंने शायद कुछ योजना लिखवाई भी थी, योजना जब आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है, और अगर कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट भी आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, व्हाट्सोएवर। तो क्वेश्चन आपका इसको लेकर आ गया, सूर्य नमस्कार प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, ध्यान रखेंगे संविधान के अंतर्गत जो आयोग बनाए गए हैं तो उनमें ये शुरू के 3 हैं बच्चों, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। लेकिन 1992 में संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था, उस अधिनियम के द्वारा ही ये महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, नीति आयोग वगैरह हो गया, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एनएचआरसी हो गया, एसएचआरसी हो गया, ये सब क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई गई हों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम।
अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना बच्चों, देखो हमने यहां पर मैटर जिस तरह से आपको टीचर्स ने दिया है, मैटर समझाया है, पढ़ाया है, अगर आपने वो एक एक क्लास ढंग से अटेंड करी है, बकायदा अगर आप एब्सेंट नहीं रहे हैं, तो आपको पेपर बहुत बढ़िया लगा होगा, आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि डेफिनेटली हमने उन क्लासेस को अटेंड करके अच्छा किया और टीचर्स ने काफ़ी आपकी हेल्प भी करी थी, और एंड में आपको टीचर्स ने जिस तरह से मॉक टेस्ट पेपर्स दिए थे, उन मॉक टेस्ट पेपर से भी आपको बड़ी हेल्प मिली होगी, टॉपिक्स आपने रिवाइज करे हैं। और अगर आपने उनको कैजुअल लिया था तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कैजुअल लेने से क्या होगा ना, बच्चा उसको ऊपर ऊपर से छोड़ देता है, इग्नोर करता है। लेकिन हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर्स हुए हैं, टीचर्स ने जिस तरह से उनको एक्सप्लेन किया है, उससे काफ़ी हेल्प मिली है, मुझे बच्चों के फीडबैक भी आए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री को लेकर है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा चाइनीज ट्रेवलर है, तो ध्यान रखना यहां पर बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। भारत में सबसे पहला चाइनीज ट्रेवलर आया था फाइन, और फिर उसके बाद आया था हुएनसैंग। तो हुएनसैंग का ही नाम एक, चार नाम हैं, अगर आप इतिहास एनसीईआरटी देखेंगे तो चार तरह से, तो उसमें एक नाम क्या है, हुएनजैंग। तो इट वाज हुएनजैंग जो करीब 640 एडी के आसपास भारत में आया था, और उसने अपनी किताब लिखी थी सीयू की, उसी में इसने अपना पूरा रिकॉर्ड मिल इंडिया में जो इसने यात्राएं करी थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, और इसी वजह से इसको एक टाइटल भी दिया गया था, मैंने आपको लिखवाया था हिस्ट्री में, नीति का पंडित, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, वर्तमान सांख्य मुनि। ओके, चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, सिर्फ ये पूछ रहा है, मानो 1952 में सबसे पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, फिर 57 में हुए, फिर 62 में हुए, फिर 67 में हुए, तो ऐसे करते करते अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए वो कौन से इलेक्शन हुए, तो आपका उत्तर है 17वीं लोकसभा हुई है। ठीक है, 17th लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुए हैं। पंचायती राज, तो ध्यान रखना पंचायती राज के बारे में हमारे आर्टिकल 40 में भी लिखा हुआ है, डीपीएसपी में आपने पढ़ा था, और पंचायती राज आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था। लॉर्ड रिपन के द्वारा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित की गई थी, और हमने पढ़ा था कि लॉर्ड रिपन को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बेटा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये एक प्रकार की सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मानी जाती है। ठीक है, तो आपका यही उत्तर, विकल्प भी आपके इजी हैं, तो इसलिए उत्तर ढूंढने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न है अमेरिकन, तो ध्यान रखना जो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था उसमें जो अधिकार मेंशन किए गए थे उनमें केवल 3 थे, लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, बाकी का फ्रेटर्निटी की बात उसमें नहीं थी। तो ये आपका एक अगेन जीके का क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हालांकि हर एक व्यक्ति हर पर्टिकुलर कंट्री के संविधान को नहीं पढ़ता, ना ही उसकी जीके को याद करता है, तो मैं फिर बोलूंगा डोंट गेट डिस्करेज विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियस सी बात है, आपकी कट ऑफ बनती है, आपको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में। ठीक है, ट्राई टू लर्न हाउ टू स्किप द क्वेश्चंस, नेगेटिव होने से बेहतर है आप उसको स्किप करें। ओके, कोई बात नहीं, इसका उत्तर सही क्या है बच्चों, चार्ली। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में बोला, दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो बहुत ये फेमस है, इट वाज अब्राहम लिंकन। हालांकि लेटर ऑन इनकी हत्या भी हो गई थी, बट स्टिल द आंसर इज अब्राहम लिंकन। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष इनहैबिटेंट्स। अब देखो जैसे इनहैबिटेंट्स मतलब हम जो हैं, हम लोगों को अर्थ की रोटेशन स्पीड के बारे में अनअवेयर होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ की स्पीड, तो उसका कारण क्या है। तो देखो बच्चों, उसका कारण क्या है कि हमारे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। भाई मानो आप किसी पर्टिकुलर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और वो जो ट्रेन है वो रेगुलर स्पीड से जा रही है और आप बैठे आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर वो जग करते हुए चलेगी तो डेफिनेटली आपको महसूस होगा, लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा, हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो बच्चों रोटेट करता है। मानो आप धरती के ऊपर अगर जैसे ही किसी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराते हो तो धरती तो तेजी से रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के हिसाब से तो हेलीकॉप्टर को भी पीछे चले जाना चाहिए, बट बिकॉज एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रोटेटिंग विद दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी एक कारण बनता है। फिर तीसरा उन्होंने बोला है कि दैट देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ईदर स्टेशनरी और मूविंग एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ। ये गलत है बच्चों। ठीक है, इसमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमारा क्या है, ब्रावो। ओके, कुछ चीजें स्लो हैं, कुछ चीजें स्टेशनरी हैं, कुछ चीजें आपकी कैसी हैं, फास्ट मूविंग है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन को हमने गलत कर दिया, थर्ड स्टेटमेंट को। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, उन्होंने पूछा है मास वेस्टिंग। देखो फिर से ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है
सीडीएस और ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी का सॉरी, फॉरेस्ट को लेकर के, और दूसरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये मास वेस्टिंग को लेकर, जो एनडीए में भी कॉमन आ गया और सीडीएस में भी कॉमन आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानो कहीं पर मासिव बोल्डर, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं बहुत, ठीक है, और बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से वो लूज हो गए, है ना, और वो डाउनहिल नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये किस प्रक्रिया की वजह से हुआ होगा? ऑब्वियस ही बात है, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का मतलब ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, वो फॉलिंग डाउन, इरोजन हुआ है वहां पर, बारिश ने क्या कर दिया, जो है लैंडस्लाइड करा होगा, डेफिनेटली वेदरिंग करी होगी, टू डिसइंटीग्रेशन किया होगा, तो दैट्स वाई ये तीनों ही उनके फैक्टर माने जाते हैं। तो हमने आंसर में डेल्टा दिया है इसीलिए, ठीक है। तो ये आपका टोपोग्राफी, वेदरिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो। इनफैक्ट एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं उसमें डिटेल में इसको समझाया भी गया है। कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट तो नहीं आते, बट आप ये शब्द एनसीईआरटी में देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूपीएससी जो क्वेश्चन देती है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड देती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है लैंडस्लाइड को लेकर। तो मुझे बताओ, क्या लैंडस्लाइड केवल जेंटल स्लोप में होंगे या स्टीप स्लोप में? दोनों में। लैंडस्लाइड का स्लोप से कोई लेना देना नहीं है, स्लोप जेंटल हो या स्टीप हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जहां चिकनी मिट्टी ज्यादा होगी वो जल्दी लूज हो जाएगी, तो वहां पर ये होंगे, ऑफन होंगे। और अगर अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक की वजह से अगर कोई पर्टिकुलर टुकड़ा जो शेक हुआ है तो उसकी वजह से वेदरिंग हुई, तो डेफिनेटली अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो यहां पर दोनों कथन एकदम सही हैं, दैट्स वाई हमने इसका आंसर दिया है बच्चों चार्ली। ओके, तो ये वेदरिंग से संबंधित है, लैंडस्लाइड है। आपके ज्यादातर क्वेश्चन इस बार जो पेपर में आए हैं वो आपके फिनोमिनन, एनवायरमेंट, वेदरिंग, आपके टोपोग्राफी, इसी को लेकर क्वेश्चन ज्यादातर यूपीएससी ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उन्होंने पूछा है कि मानो एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है ना, तो प्रक्रिया है, एक भौगोलिक प्रक्रिया, जहां पर क्या हुआ, आइस जो है नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बर्फ नीचे की तरफ आ रही है, और माउंटेनियस जो है वो खतरे में हो गए। ओके, और इसमें फॉलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग सब कुछ है, मटेरियल नीचे आ रहा है, रोल होता हुआ, फॉल होता हुआ। तो जब यहां पर आइस वर्ड आ गया तो आपको ध्यान रखना है, एवलांच आपने सुना होगा। एवलांच जो होते हैं, जब बर्फ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको एवलांच कहते हैं। यूजुअली आपने कई बार खबरों में हमारे भारतीय सैनिकों से जुड़ी हुई ये चीजें सुनी होंगी। तो यहां पर जो दिए गए कथन हैं वो किससे मैच कर रहे हैं? एवलांच से। अर्थ फ्लो या स्लम यानी कि मड, मिट्टी का बहना, जनरली अर्थक्वेक के या वॉल्केनो के द्वारा, वो नहीं हो सकता। लैंडस्लाइड में आइस तो नहीं आई है ना, लैंडस्लाइड में बारिश की वजह से हो सकती है। रॉक स्लाइड हो गया, मानो कोई पत्थर नीचे गिर गया तो उसमें आइस नहीं आ रही है। यहां पर जो वर्ड आइस आ गया, माउंटेनियर आ गया, तो ये दोनों शब्द जो है किससे जुड़े हैं? एवलांच से जुड़े हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ऑप्शन में जाने में आसानी हुई है, स्टेटमेंट में दिए गए शब्दों को थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि दिए गए ऑप्शन में से ये सारे शब्द किससे मेल खा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा 1813 के एक्ट में ही पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अब हम भारत में शिक्षा में रिफॉर्म करेंगे, सुधार करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर लेटर ऑन मकाले के द्वारा इसमें रिफॉर्म्स किए गए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ध्यान रखेंगे, ये औद्योगिकरण में जो क्रांति है, ये शब्द दिया गया था आर्नोल्ड टॉनबी के द्वारा। ठीक है, आर्नोल्ड टॉनबी के, ये आपका अगेन जीके का क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में भी कौन सा है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार। तो आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने एक नाम सुना होगा, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उसी दौरान अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगहों पर अपने अपने स्तर पर योगदान दिया था। तो यहां खुदाई खिदमतगार को चलाने वाले जो थे वो अब्दुल गफर खान थे, उन्हीं को रेड शर्ट्स बोला जाता था। तो ये खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, ये किससे जुड़ा है? खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है महद सत्याग्रह। तो ध्यान रखेंगे, जब भारत में
जो है संविधान के ड्राफ्ट करने की बात चल रही थी, साइमन कमीशन को बनाया जा रहा था, तो उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लो कास्ट है, पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए जो है प्रयास शुरू हो गए थे तेजी से। और उसी समय एक सत्याग्रह देखने को मिला था, उसी का नाम था महद सत्याग्रह। और ये महद सत्याग्रह जो था ये लो कास्ट लोगों के लिए था। और आप समझते हैं लो कास्ट से जुड़े हुए कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने उनके लिए काफी अच्छे प्रयास किए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष। क्वेश्चन पूछ रहा है सत्यशोधक समाज। तो अगर आप रेवोल्यूशनरीज और उनके द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट अगर आपको याद हो, मैंने फोटो में आपको क्लिक करके आपके ग्रुप में मैंने सेंड भी करी थी। मैंने बताया था कि जितने भी आपके देवबंद आंदोलन है, अहमदी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, मूवमेंट है, आपके आत्मीय सभा है, प्रार्थना समाज है, बहिष्कृत सभा है ना, बहिष्कृत हितकरणी सभा है, ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, सत्यशोधक समाज है। इन पर्टिकुलर संस्थाओं के एस्टैब्लिशमेंट ईयर और फाउंडर मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपसे स्ट्रेट पूछ लिया गया है, सत्यशोधक समाज को स्थापित किया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, और इन्होंने अपने वाइफ के संग मिल करके गर्ल्स के लिए जो है, लड़कियों के लिए एक स्कूल भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है लेख पद्धति। तो ध्यान रखना, जो लेख पद्धति है ये चालुक्यास के द्वारा, जो चालुक्य डायनेस्टी थी गुजरात साइड में, तो 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी के आसपास एक लेख पद्धति जो है ये लिखी गई थी। और इस लेख पद्धति में हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, प्रशासन से संबंधित जुड़ी चीजें, लैंड भूमि वगैरह से जुड़ी हुई चीजें, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। प्रशासन को लेकर के जो है इसमें लेख लिखे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो नॉन अलाइन मूवमेंट में बहुत सारे जो है कंट्रीज इसमें जुड़े थे। तो अगर आप नॉन अलाइन मूवमेंट के जितने भी लीडर्स अगर आप देखेंगे तो उन लीडर्स में से एक नाम आता है निक्रुमा का। और ये जो लीडर्स हैं ये किसके माने जाते हैं? घाना। किसके थे बच्चों? घाना के। ओके, तो आपको अब यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आपको पता चल गई कि एक नॉन अलाइन मूवमेंट भी आपको पढ़नी है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे करंट अफेयर में, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है अभी करंट अफेयर्स में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग का जो आइडिया है वो कहां से ड्रॉन किया गया था? तो ध्यान रखना, इट वाज थ्रू बॉम्बे प्लान। बिकॉज स्वतंत्र होने के बाद जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा जो है इंडस्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया। एक मीटिंग हुई थी जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए प्लानिंग का जो आइडिया ड्रॉन किया गया वो किससे? बॉम्बे प्लान के द्वारा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स को लेकर है। आपको नाम देखते ही, आपको अगर करंट अफेयर्स, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको जो करंट अफेयर्स सेंड किए गए थे उसमें साइक्लोन्स के नाम लिखे गए थे। तो जो निसर्ग है, गति है, निवार है, तौकते है, यास है, ये सब आपके चक्रवातों के नाम है बच्चों। किसके नाम है? चक्रवातों के नाम है। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि ये कोई एयरक्राफ्ट के नाम है, नहीं, हमने आपको उसमें मेंशन किया था, आप अपने नोट्स निकाल कर देखें, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो आपको प्रोवाइड किए गए वीकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैजुअली नहीं लिया करो, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा करो। आपके करंट अफेयर्स के काफी सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अभी इंडियन रेलवे के द्वारा कनेक्ट हुआ है? तो ध्यान रखना, 2021 में बेटा मणिपुर को कनेक्ट कर दिया गया है। किसको कनेक्ट कर दिया गया है? मणिपुर को ही 2021 में रिसेंटली रेलवे नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर्स को लेकर। तो यहां आपके एनडीए से संबंधित जो प्रश्न आए हैं जीएस के, वो मैंने आपके समक्ष यहां पर साझा किया, आपके साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको किस तरह से अपने फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, बिकॉज आपका अगला पेपर बहुत जल्द आने वाला है सितंबर में, 4 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। तो अब आप ये डिसाइड करें कि आपको जल्द से जल्द कोचिंग मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिकॉज कोचिंग ही आपको वो इन्वायरमेंट देगी, वो आपको ग्रूम करेगी जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। और फिर सेकंड थिंग, तुरंत आप ध्यान रखेंगे, हम केवल रिटर्न की तैयारी नहीं, साइड बाय साइड आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपका जो मानसिक विकास होना है, जो आपका परसेप्शन डेवलप होना है, वो भी इसी रिटर्न कोचिंग के दौरान। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड डू ज्वाइन डून इंडियन डिफेंस एकेडमी।